आपके अपने चैनल संस्कृत सेवा 9 में सभी गुरुजनों एवं छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज की क्लास पर्यावरण अध्ययन से जुड़ी हुई है। हम लोग पर्यावरण के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न को हल करने चल रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। साथ ही एक बात और आप लोगों से कहना है कि अभी भी जो लोग संस्कृत सेवा 9 के अपने चैनल को सब्सक्राइब न किए हों, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बटन भी दबा दें, जिससे कि जब भी नया वीडियो नई चीज़ें अपलोड हो तो आपके पास तक सूचनाएं पहुंच जाएं। तो इस चैनल को अवश्य आप लोग सब्सक्राइब करिए और अपने साथियों तक भी लिंक को शेयर करिए। चलिए हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है आज का, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 2 दिसंबर, 16 सितंबर, 11 जुलाई, 5 जून। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, क्योंकि प्रथम पर्यावरण दिवस वर्ष कब मनाया गया था? ये 1974 में मनाया गया था और तभी से लेकर के आज तक ये मनाया जा रहा है। आगे दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। एम एस स्वामीनाथन थे, खाली स्थान आपको बताना है कि क्या वो खाली स्थान पे। तो पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे, पत्रकार थे, कृषि वैज्ञानिक थे, पक्षी वैज्ञानिक थे, क्या थे? तो कृषि वैज्ञानिक थे। इस पे खाली स्थान जो है आपको कृषि वैज्ञानिक लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न, इन्होंने भारत में हरित क्रांति लाई थी, अर्थात इनको हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। कृषि वैज्ञानिक थे इनको, स्वामीनाथन जी को हरित क्रांति का जनक, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों के सामने है, तीसरा प्रश्न, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, नई दिल्ली, कोयम्बटूर, देहरादून। तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा देहरादून। भारतीय वन्यजीव संस्थान या वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। चौथे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण से संबंधित यह प्रश्न है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। ये पूछ रहे हैं इसमें कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादप किस गैस को सोखते हैं? हीलियम को, नाइट्रोजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन को। अब आप देखिए सुंदर एक पादप का दृश्य यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, कार्बन डाइऑक्साइड। अर्थात प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादप किस गैस को सोखते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सोखते हैं, जिसमें पौधों के हरे भाग सूर्य से प्रकाश ऊर्जा कर ग्रहण करके वायु को शोषित कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये सोखती है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? बहुत ही सुंदर और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रखिएगा। शाक भक्षी, मृतक भक्षी, रसायन भक्षी, मांस भक्षी। तो ये क्या है? अपशिष्ट। अपशिष्ट उत्पादों को जो खाने वाले जीव हैं उनको क्या कहा जाता है? मृतक भक्षी। अभी आप लोग उपभोक्ता, आगे प्रश्न आएगा, बहुत ही सुंदर है, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसको मृतक भक्षी कहते हैं क्योंकि ये परपोषी जीव है। मृतक ये क्या है? परपोषी जीव है। परपोषी जीव है जो अपना भोज्य पदार्थ मृत पौधों, जंतुओं तथा अपशिष्ट उत्पादों से प्राप्त करते हैं। ये अपघटन की क्रिया में योगदान देते हैं और तत्वों को पुनः चक्रण में सहायक होते हैं। मृतक भक्षी हैं। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाला जब भी आ जाए तो आप लोग मृतक भक्षी लगाइएगा। छठा प्रश्न देखते हैं। तप्त भौम जल से तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तप्त भौम जल। तो पहला विकल्प है जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। तो सही उत्तर है
भूतापीय ऊर्जा। ये तप्त भौम जल से किस प्रकार ऊर्जा प्राप्त करते हैं? भूतापीय ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तप्त भौम जल से भूतापीय ऊर्जा प्राप्त करते हैं। चलिए 7वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। अब लोग 16 घास, ये भी बहुत सुंदर बहुत अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे भी ध्यान से देखिएगा। ये सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि सभी प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं। क्यों आप PYQ देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो 16 घास कहाँ 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय में, पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में, विंध्याचल में। तो 16 घाट हिमालय में पाए जाते हैं। 16 से आपको ध्यान रखिएगा, बर्फीला जगह का नाम है और वैसे हिमालय भी बर्फीली जगह है। तो 16 घाट जब आए तो हिमालय टिक कर दीजिएगा। और ये पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। कहाँ? हिमालय के पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। ये प्रायः उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनके ये हिमालय में जो उच्च ऊंचाई वाला क्षेत्र होता है उसमें पाए जाते हैं। 16 घास स्थल वनों को उष्णकटिबंधीय माउंटेन वनों के रूप में माना जाता है। भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? नेलापट्टू, कुंदनकुलम, कोक्कारेबेलूर, प्रयुक्त सभी। बताइए। तो भारत में पेलिकन पक्षी जो हैं ये कहाँ प्रजनन करते हैं? तो ये कहीं भी भारत में कहीं भी, चाहे वो नेलापट्टू हो, चाहे नेलापट्टू कहाँ पे है? ये आपका आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है नेलापट्टू। कुंदनमुलम, कुंदनमुलम कुन, ये कुंदनमुलम जो है ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु। कोक्कारेबेलूर कर्नाटक में है। ये कर्नाटक में है। अर्थात उपर्युक्त सभी वाला विकल्प सही हो जाएगा। जो पेलिकन पक्षी हैं ये उपर्युक्त सभी अर्थात नेलापट्टू, कुंदनकुलम, कोक्कारेबेलूर तीनों जगह में प्रजनन का स्थान इनका है। कहीं आगे 9वां नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं कि मीना माता रोग किस मछली को खाने से होता है? कौन रोग है? मीना माता रोग किस मछली को खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है? क्या अधिक मात्रा में पाया जाता है? कैडमियम, आर्सेनिक, पारा या उपर्युक्त सभी? देखिए, ये मीना माता रोग किस मछली को खाने से होता है? ये एक एक प्रकार के जो मछली है, मीना माता रोग का संबंध मरकरी या पारा प्रदूषण से संबंधित है। मरकरी या पारा प्रदूषण अर्थात विकल्प सी विकल्प सही होगा। उसमें अधिकता पारा की पाई जाती है, मरकरी या पारा जिसको आप लोग Hg कहते हैं, प्रदूषण से है। ये 1953 में सर्वप्रथम यह रोग जापान में मीना माता की खाड़ी के निकट रहने वाले मछुआरों में देखा गया था। किस सन में देखा गया था? तो ये 1953 जापान में। जापान में एक है मीना माता खाड़ी, वहीं मछुआरों में देखा गया था जो पारे को उच्च सांद्रता युक्त मछली खाने से बीमार हो गए थे। इस बीमारी में क्या दिक्कत होती है? मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और अंधापन व पक्षाघात हो जाता है तथा अंततः क्या हो जाती है? अंततः मृत्यु तक हो जाती है। जल में कैडमियम धातु के घुल जाने से इटाई इटाई रोग भी होता है। तो कहने का मतलब है कि इसमें पारा की मात्रा अधिक रहती है। तो विकल्प सी सही उत्तर है। मीना माता रोग पारा की अधिकता से। 10वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। 10वें नंबर प्रश्न में है कि ओजोन परत का अधिकतम ह्रास किस पर हुआ है? ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? भूमध्य रेखा पर हुआ है, उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, इनमें से कोई नहीं। तो ओजोन परत का सबसे अधिक ह्रास जो हुआ है वो दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है, अर्थात विकल्प सी सही है। दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है क्योंकि ओजोन परत का अधिकतम ये ह्रास है कहाँ हुआ है? ज्यादातर दक्षिणी ध्रुव पे हुआ है।
दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है। उल्लेखनीय है कि दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी का सबसे दक्षिणी छोर किनारा है। इसे अंटार्कटिका के नाम से भी जाना जाता है। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पे रहता है? आपको पता है कि ये जो ओजोन परत है, ये समताप मंडल पे होता है। कहाँ होता है? समताप मंडल। तो अब भैया ह्रास कहाँ किस पर हुआ है? तो दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है। समताप मंडल को इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फियर भी कहते हैं। कभी कभी स्ट्रेटोस्फियर आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये समताप मंडल की बात कर रहे हैं। तो इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? कौन मुख्य न्यायाधीश था प्रथम? ए पतंजल शास्त्री, मेहर चंद महाजन, हीरालाल जेकानिया, ए फारदास। तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात हो रही है, तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया, जस्टिस एच जे कानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। लेकिन भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत हैं। इन्होंने 24 नवंबर 2025 को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। फिलहाल प्रथम आपसे पूछा गया है, क्योंकि बदलते रहते हैं तो इसमें चेंजिंग, लेकिन प्रथम मुख्य न्यायाधीश है, इनमें बदलाव नहीं होगा, वो हमेशा हीरालाल जे कानिया ही रहे। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? रेड डाटा बुक विलुप्त के करीब जीव से, नदियों में प्रदूषण, घटता भूगर्भ जल, वायु प्रदूषण। तो विलुप्त के करीब जीव जो होते हैं, विलुप्त के करीब जो जीव है, विकल्प ए सही है, उनसे संबंधित है। क्योंकि रेड डाटा बुक का प्रकाशन है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा किया जाता है, तथा इसकी स्थापना वर्ष कब हुई थी? 1964 में। तो विकल्प ए विलुप्ति के जो करीब है उनको रेड डाटा बुक में उनका डाटा रखा जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो क्योंकि ये चेंजिंग होता रहता है, अभी हाल में हो सकता है चेंज हुआ हो, क्योंकि श्रीमती विजया किशोर राहटकर वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष तो हैं, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा इन्हें अक्टूबर 24 में पद में नियुक्त किया गया था। सर इसको, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा कि वर्तमान में महिला आयोग की अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है। इस प्रश्न को आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा, क्योंकि इसमें चेंजिंग होती रहती है, थोड़ा आप इसको हमें बताइए। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? हाँ, ये प्रश्न बहुत ही सुंदर है। संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत इसी विधेयक पर दोनों सदनों के मध्य गतिरोध की स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है। किसके द्वारा बुलाया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है। इसमें यही पूछा है, संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा। आज का 15 प्रश्न, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? बहुत ही सुंदर प्रश्न है। ये भारतीय संविधान के भाग देखिए इसमें किए गए हैं, विकल्प ए, बी, सी, डी। तो आपका विकल्प सही क्या है? ए विकल्प सही है। संस्कृत सेवा 9 पे आपके अपने चैनल पर पुनः एक बार स्वागत है। हम लोग धीरे धीरे 16वें प्रश्न की ओर बढ़ गए हैं। 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, शहरी स्थानीय स्वशासन, राष्ट्रपति की शक्तियों से, संसद की शक्तियों से। तो
शहरी स्थानीय प्रशासन से। तो विकल्प भी सही है, शहरी स्थानीय प्रशासन से 92 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। 17 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। किस गैस के के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। आप बताइए इसका उत्तर। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? तो सही विकल्प है सल्फर डाइऑक्साइड, विकल्प डी सही उत्तर होगा इसका। चलिए 18 प्रश्न को देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया? भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया? अमेरिका, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड। तो 18 नंबर प्रश्न में सही उत्तर है इंग्लैंड से लिया गया था, विकल्प भी सही है। विधि का शासन विचार इंग्लैंड से लिया गया था। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार इंग्लैंड से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? लगभग आप सबको पता होगा, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग जारी करता है, आप सभी को ये पता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 20, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? सार्वजनिक काल, शून्यकाल, विशेषाधिकार काल, प्रश्नकाल। तो जो पहला शुरुआती का घंटा रहता है तो पहले घंटे को प्रश्नकाल कहते हैं, विकल्प डी सही उत्तर होगा। चलिए 21वें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि वर्षा जल संग्रहण क्या है? वर्षा जल संग्रहण क्या है? प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण, वर्षा जल का जमाव और भंडारण, पानी का वितरण, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप सही उत्तर देखिए क्या हो सकता है। वर्षा जल संग्रहण क्या है? तो वर्षा जल संग्रहण वर्षा जल का जमाव और भंडारण है, विकल्प भी सही। वर्षा जल का जमाव और भंडारण। प्रश्न 22, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और बा, बांदीपुर नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क। तो विकल्प सी सही, काजीरंगा नेशनल पार्क में। काजीरंगा नेशनल पार्क में भारतीय गैंडा की बात जब आ जाए कहाँ संरक्षित है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क। इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। ये कहाँ पे है? तो असम राज्य में है। इसकी स्थापना 1974 में असम राज्य में की गई थी। और खास बात यह है कि ये एक सींग वाले गैंडे हैं। कैसे हैं? एक सींग वाले गैंडे। कभी कभी ये भी आ जाए तो आप भ्रमित मत होइएगा। एक सींग वाले गैंडे के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही क्रम क्या है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। देखिए ये तो बहुत ही सुंदर प्रश्न है। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता। तो इसका क्रम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले उत्पादक है। उत्पादक किसको कहते हैं? पेड़ पौधों को उत्पादक कहते हैं। फिर उत्पादक को खाता कौन है? शाकाहारी जीव खाते हैं, अर्थात उपभोक्ता। कैसा उपभोक्ता? प्रथम उपभोक्ता। प्रथम उपभोक्ता कौन होता है? जो शाकाहारी खाते हैं। द्वितीय उपभोक्ता कौन होता है? जो इनको खाते हैं, जैसे हिरन है, गाय है, इस तरह शाकाहारी जीव जो होते हैं उनको ये मांसाहारी लोग खाते हैं। द्वितीय प्रकार के उपभोक्ता हो गए ये लोग। लेकिन जो मृत हैं, अभी पिछले मृत अपशिष्टों को कौन खाता है, कौन उपभोग करता है? मृत अपशिष्ट। तो इनको क्या कहते हैं? जो मृत अपशिष्टों का सेवन करते हैं, इनको अपघटक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपघटक। अपघटक अंत में आता है, अर्थात इसमें जो सही विकल्प होगा, सबसे पहले आपका उत्पादक होगा, फिर उपभोक्ता होंगे, फिर अपघटक होंगे।
विकल्प ए सही उत्तर है। इससे निश्चित ही एक दो प्रश्न आप आएंगे। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में है? कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में है? प्रोपेन, एथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस विकल्प ही सही है। ये जो है ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लिए जाने के कारण वायुमंडल का तापमान बढ़ता है, जिसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। सबसे पहले इनको जीन बैप्टिस्ट फ्यूरियर ने पहचाना था। हरित गृह प्रभाव वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त गैस, तो विकल्प सी उत्तर सही होगा। ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड। आज का 25 नंबर का प्रश्न देखते हैं हम लोग। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? कैरोटीनाइड, लाइकोपीन, एंथोसाइनिन, क्लोरोफिल? तो बहुत ही प्रचलित प्रश्न है। क्लोरोफिल के कारण पौधे हरे होते हैं। 26 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार मानवीय गतिविधियां। जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार मानवीय गतिविधियां क्या है? 26 नंबर प्रश्न में एरोसोल कैन का उपयोग, कृषि क्रियाकलाप या वनों को जलाना, उपयुक्त सभी? तो जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार मानवीय गतिविधियां एरोसोल कैन का उपयोग भी है, और बी कृषि का क्रियाकलाप भी है जलवायु परिवर्तन का कारण, और वनों को जलाना भी जलवायु परिवर्तन का कारण है, अर्थात ए उपयुक्त सभी वाला विकल्प सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बायोडीजल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है जेट्रोफा, कैफुआरीना, अजादिराक्टा, कोपरबीट? तो इसमें से जो सही है जेट्रोफा। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है जेट्रोफा को जानते हैं। जेट्रोफा, करंजा, नागचंपा, नीम आज बायोडीजल के उत्पादन में प्रयुक्त प्रमुख वनस्पतियां हैं। तो इसमें से जेट्रोफा। आज अब हम लोग 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। जड़ी बूटियों की रानी। जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। तुलसी, रोजमेरी, अजवाइन के फूल, धनिया? तो तुलसी जो है जड़ी बूटियों की रानी है, विकल्प ए सही उत्तर है। तुलसी का वानस्पतिक नाम ओस्मियम सैंक्टम। क्या है वानस्पतिक नाम इसका? ओस्मियम ओस्मियम सैंक्टम। यह एक प्रकार का द्विबीजपत्री शाकीय औषधीय पौधा है जो कफोत्सारण गुण रखता है। तुलसी को जड़ी बूटियों की रानी कहा जाता है। आज का 29वां प्रश्न। पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? जो पीने के लिए सुरक्षित पानी है उसको ताजा जल, आशुद्ध जल, पीने योग्य जल, नल का पानी? अब सबसे बड़ा तो यह है कि ताजा जल है, लेकिन जरूरी नहीं कि पीने योग्य हो। आशुद्ध जल, नल का पानी जब पीने योग्य कह दिए तो इसका मतलब है कि सबसे अच्छा पानी यही होगा जो पीने योग्य है। तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न है। 1984 की भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई थी? मीथेन, मिथाइल आइसोसाइनेट, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड? ये देखिए आपको चित्र भी वहां का दिख रहा है। मिथाइल आइसोसाइनेट, विकल्प भी सही है। मिथाइल आइसोसाइनेट, क्योंकि वर्ष कब हुआ था? 1984 में भोपाल में गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट, ये गैस का नाम है, जहरीली गैस के रिसाव के कारण हुआ था। इस आपदा में लगभग कितने लोग काल के गाल में समा गए थे? 8,000 लोग मारे गए थे इस गैस की त्रासदी से।
जबकि हजारों लोग गंभीर रूप से घायल थे। धन्यवाद मित्रों। आपको क्लास कैसे रही आप लोग अवश्य बताइएगा कमेंट करके, और आप अपने चैनल को और इस क्लास को लाइक अवश्य किया करिएगा, जिससे कि हमको लगे कि हाँ आप लोगों के लिए कुछ फायदेमंद क्लास है। ठीक है, धन्यवाद।